वेलकम एवरीवन। कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिएगा। एक दिन ज़्यादा कर दी और फिर 2 दिन नहीं की, उससे कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा आप क्या करो, डेली करो और कंटिन्यू करते रहिएगा। और डेली मोटिवेटेड रहने के लिए आप जहाँ सोते हैं, जहाँ सबसे पहले उठते से सबसे पहले देखते हैं, वहाँ लिख दीजिए कि भाई रिज़ल्ट आएगा और उस दिन मुझे खुश होना है। तो रिज़ल्ट अगर आपको याद रहेगा तो बाकी सारी चीज़ें आप अपने आप से होगी। मोटिव जो है वो आपका बड़ा होना चाहिए। जैसे मोटिव बड़ा होगा तो वैसे आपकी जो मेहनत करने की स्पीड है वो डबल हो जाएगी। क्लियर है। और कम्युनिटी में अभी तक जो ऑडिट और उनकी लॉ और टैक्सेशन की क्लासेस के लिए बहुत कम रिप्लाई आए, 52 आए हैं। तो आप शेयर कीजिए। कुछ अगर ज़्यादा कमेंट होंगे तो उस केस के अंदर मेरे लिए भी फैकल्टीज़ को कन्विंस करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो कम से कम 500 तक पहुँचाइए। और अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं लेक्चर तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। उनको बताइए कि इस चैनल पर कंप्लीट क्लासेज मिलती है, स्टडी मटेरियल कवर किया जाता है, आरटीपी, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह सारे कवर करेंगे। तो आइए इलस्ट्रेशन 1 पे। 5 ईयर एगो 5 साल पहले सोना लिमिटेड इशूड 12% इररिडीमेबल डिबेंचर एट 103 एट ₹3 प्रीमियम टू देयर पार वैल्यू ऑफ ₹100। पार वैल्यू कितनी है? 100 है। और 5 साल पहले कितने पे इशू किया था? 103 पे। अब 5 साल पहले जो इशू किया था, 5 साल पहले वाली प्राइस अपने काम की है क्या? नहीं। करंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस डिबेंचर इज ₹94। अभी इसकी जो प्राइस है वो कितनी है? 94 है। अब द कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो 35% है। कैलकुलेट इट्स करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैपिटल। तो इररिडीमेबल के अंदर क्या होता है? इंटरेस्ट 1 - T डिवाइडेड बाय P0। तो ये क्या आ जाती है? KD आ जाती है। ठीक है। तो KD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट कितना है? 12% है। तो 100 पे 12% मतलब कि 12 रुपये का इंटरेस्ट देंगे, लेकिन उसमें से 1 - 0.35 का हमें टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा। P0 आज उसकी प्राइस कितनी है? 94 है। तो उस केस के अंदर हमारी 12 × 0.65 78 डिवाइडेड बाय 94। तो ये आ गया आपका 8.29% या 8.3%। इस तरीके से आपकी KD निकल जाएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पे, इलस्ट्रेशन 2 पे आइए। एक कंपनी इशूड 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1/4/2017 टू बी मैच्योर ऑन 1/4/2022। द डिबेंचर विल बी रिडीम्ड ऑन मैच्योरिटी। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर एज्यूमिंग 35% है टैक्स रेट। तो यहाँ पर कौन सा है? रिडीमेबल है। तो रिडीमेबल के अंदर हमें क्या चाहिए? इश्यू प्राइस चाहिए, रिडम्पशन प्राइस चाहिए। ठीक है। और हमें क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। तो इश्यू प्राइस कितनी है? इश्यू कितने पे किया है? 100 का है और 10 रुपये प्रीमियम पे, मतलब 110 पे। ठीक है। विल बी और रिडीम कब होगा? ऑन मैच्योरिटी। रिडीम के बारे में कुछ नहीं कहा, मतलब कि रिडीम कितने पे होगा? फेस वैल्यू पे ही होगा। इंटरेस्ट की रेट क्या है? 10% है। अब आपसे पूछा है कि KD कैलकुलेट कीजिए। तो भाई इंटरेस्ट कितना होगा? 100 पे 10 रुपये, 1 - 0.35 प्लस रिडम्पशन प्राइस कितना है? 100 है, माइनस इश्यू प्राइस कितना है? 110 रुपये। तो यहाँ पर ये क्या होगा? 10 रुपये का फ़ायदा होगा। और ये कितने साल में होगा? 17 से 18, 19, 20, 21, 22, 5 साल के अंदर। ठीक है। तो हर साल 2-2 रुपये का ये बेनिफिट होगा। बेनिफिट कैसे होगा? 100 पे इशू, सॉरी 110 पे इशू करके 100 दे रहे हो, मतलब कि जितने पे इशू कर रहे हो उससे कम पे कर रहे हो। और एवरेज कर दो यहाँ पर 100 प्लस 110, 100 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 2। तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा? 10 × 0.65, ये कितना हो गया? 6.5 प्लस माइनस के 10 डिवाइडेड बाय 5, मतलब कि माइनस के 2 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 105। तो ये कितना हो गया? 4.5 डिवाइडेड बाय 105। तो ये कितना हो गया? 4.5 डिवाइडेड बाय 105, 4.28%। ठीक है। 4.28% इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। A company issued 10% debenture of 100 each at par on 1/4/2012 to be matured on 1/4/2022.
12 को की और 2022 में रिडीम हो गया। द कंपनी वांट टू नो द कॉस्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग डेप्ट ऑन 1/4/2017। अब हम कब चाहते हैं इसकी प्राइस कैलकुलेट करना, 1/4/2017। तो अब यहाँ तो इश्यू प्राइस होगी नहीं, तो यहाँ पर इश्यू प्राइस जब नहीं हो अवेलेबल तो हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस है जो लेंगे। व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर इज ₹80, मार्केट प्राइस कितनी है अभी इसकी, 80 रुपीज़। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिबेंचर एज्यूमिंग 35% टैक्स रेट। सर जो इशू प्राइस है वो क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो इशू प्राइस पुरानी है, हमें क्या करनी है, आज की डेट लेनी है। अगर आज इशू किया तो इशू प्राइस ले लेंगे, ठीक है। उसमें से अगर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह होते हैं तो वो लेस कर देंगे, मतलब कितना पैसा है वो पता कर देंगे, ठीक है। अब अगर वो नहीं है आज की इशू प्राइस तो फिर हम क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू लेंगे। अब आज क्या, जिस दिन कैलकुलेट करना है उस दिन क्या इशू प्राइस है, उस दिन इशू कर रहे हैं क्या, नहीं, तो मार्केट प्राइस ले लेंगे। तो फिर वही फार्मूला, कितने पे, 10% पे, तो 10 रुपये का इंटरेस्ट हो जाएगा, 1 - t मतलब कि 0.35 प्लस उसके अलावा रिडीम कब होगा, 2022 के अंदर होगा और कितने पे होगा नहीं दे रखा है, तो मतलब हम यही माने कि 100 पे होगा, ठीक है। और अभी देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिडम्पशन प्राइस वैल्यू माइनस इश्यू प्राइस, ठीक है। तो इश्यू प्राइस जो है वो क्या है, इसमें देख लो, सीक्वेंस समझ लो, ठीक है। अगर जिस दिन कैलकुलेट कर रहे हैं उस दिन अगर इश्यू किया है तो क्या ले लेंगे, इश्यू प्राइस ले लेंगे। और अदर केस के अंदर क्या ले लेंगे, मार्केट वैल्यू, क्योंकि इश्यू प्राइस है नहीं, ठीक है। तो 100 - 80 डिवाइडेड बाय, अब नंबर ऑफ ईयर जो है, वैल्यू कब कैलकुलेट कर रहे हैं, आज कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा, कब कैलकुलेट कर रहे हैं, 1/4/2017, ठीक है। तो 1/4/2017 को जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहाँ से अब कितने साल बचे हैं, 18, 19, 20, 21 और 22, 5 साल बचे हैं, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर ये जो है 20 रुपये एक्स्ट्रा है वो कितने सालों में अमोटाइज करने हैं, 5 सालों के अंदर, समझ पा रहे हो। अब यहाँ पर 5 साल पहले क्या सिचुएशन थी वो नहीं देखेंगे, अगर हमें आज कैलकुलेट करना है तो हम देखेंगे कि आज उसकी वैल्यू क्या है, अब पीरियड बचे कितना पीरियड के अंदर अपने को बाकी का जो एक्स्ट्रा पेमेंट है या जो भी है वो हमें कितने टाइम के अंदर अमोटाइज करना है। तो 100 रुपीज़ पे करेंगे, 80 रुपये मार्केट वैल्यू, तो ये तो 20 रुपये ही अपने को कितने साल में, 5 साल में राइट ऑफ करना है। और ये कितना हो जाएगा, 100 + 80 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया भाई, 6.5 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया, ये 4 डिवाइडेड बाय 90, तो ये कितना हो गया, 6.5 + 4 डिवाइड बाय 90, ये हो गया 11.67%, कितना हो गया, 11.67%। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि अगर उसी दिन इश्यू किया तो इश्यू प्राइस ले लेंगे, नहीं तो मार्केट प्राइस ले लेंगे, क्लियर है। फिर इलिस्ट्रेशन 4 पे, इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट बैंक इशूड 0 इंटरेस्ट डीप डिस्काउंट बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹1 लाख ईच इशूड एट 2500। अब जो बॉन्ड का केस कैसा होगा, सेम जैसा डिबेंचर, बॉन्ड भी एक तरीके का लोन ही है, ठीक है, एंड रीपेबल आफ्टर 25 ईयर। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डेप्ट इफ देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स। अभी क्या है, ये अलग तरीके का, वो कह रहा है कि हमने इशू कितने पे किया है, 2500 पे, 2500 पे, कितने पे, 2500 पे, और रिडीम कितने पे करेंगे, 1 लाख पे, ठीक है। और है क्या ये, 0 कूपन बॉन्ड, 0 इंटरेस्ट डीप डिस्काउंट बॉन्ड। ये क्या होते हैं, इनको जब इशू करते हैं तो अपन क्या करते हैं, डिस्काउंट पे इशू करते हैं, ठीक है, और जब फेस वैल्यू पे उनको क्या कर देते हैं, रिडीम कर देते हैं, लेकिन उस पर इंटरेस्ट नाम की कोई भी चीज़ नहीं देते हैं। जैसे 10 रुपये में इशू किया और 20 साल बाद हम आपको क्या कर देंगे, 100 रुपये देंगे, तो ये जो 90 है बाकी की वो क्या उसकी अर्निंग है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये है, तो यहाँ कंटिन्यू इंटरेस्ट होता नहीं है। तो फिर अब आपको पूछा है कि रेट कैलकुलेट करो, तो रेट कैलकुलेट कैसे करें, तो आपको पता करना होगा कि ये जो है इशू प्राइस, ये क्या है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू, ये इसकी क्या है, आज की वैल्यू, और ये जो 1 लाख है ये क्या है, इसकी
फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू भी कब? आफ्टर 25 ईयर्स। कितने साल बाद में? 25 साल बाद में। तो फिर कैसे कैलकुलेट करें साहब? फॉर्मूला क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁻3। फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 1 लाख है। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 2500 है। 1 प्लस, इसके अंदर एफएम के अंदर या कोई भी सब्जेक्ट के अंदर ऐसे कॉन्सेप्ट को रट के नहीं बैठे। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे इलस्ट्रेशन 3rd के अंदर उन्होंने कुछ किया और इलस्ट्रेशन 4th में कुछ अलग किया, तो फिर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लिख दिया कि क्वेश्चन अगर ये पूछे तो ये करना है और क्वेश्चन अगर ये पूछे तो ये करना है। ऐसा कॉन्सेप्ट मत बनाओ, क्वेश्चन के हिसाब से कॉन्सेप्ट मत बनाओ, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, समझना होगा कैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। अब यहाँ पर आप जो है नॉर्मल जो फार्मूला इंटरेस्ट 1 - t वाले फार्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट का कंपोनेंट ही नहीं है। लेकिन आपको पता है कि प्रेजेंट वैल्यू है और फ्यूचर वैल्यू है, तो रेट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 + r⁻t की जगह कितना? 25। तो ये कितना हो गया? 1 लाख डिवाइडेड बाई 2500 इज इक्वल टू 1 + r⁵। तो ये कितना हो गया? 1 लाख डिवाइडेड बाई 2500, मतलब कि कितना हो गया? ये 40 हो गया। 40 इज इक्वल टू 1 + r⁻, 25, ठीक है। अब है जो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब या तो ट्रायल एंड एरर से, तो ट्रायल एंड एरर से जैसे किस तरीके से तुक्का लगाओ 10% के हिसाब से या कुछ भी ऐसा। 1 2 3 अब देखो, एक तो तरीका क्या है कि तुक्का लगाओ। कैसे? कि 10% से किया, ठीक है। क्या 40 आ रहा है? क्या 1 + r, यहाँ पर कितना जस्ट 10% लेना है, मतलब 1.10 की पावर 25, मतलब 1.10 को 25 टाइम मल्टीप्लाई करना। 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1, इस तरीके से 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1, फिर 25 टाइम ऐसा इक्वल टू करना है, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका 9.84, जबकि अपने को कितना चाहिए? 40 चाहिए। एक तो इस तरीके से फिर ये जो है वो काफ़ी ट्रायल एंड एरर वाला मुश्किल हो जाएगा। अब आपके पास और आसान तरीका क्या है, किस तरीके से कर सकते हो? तो भाई आप समझिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, वो क्या थी कि अभी क्या सिचुएशन है अपने पास क्वेश्चन में साहब सिचुएशन ये है कि 40 इज इक्वल टू 1 + r⁻25 है, ठीक है। तो 1 + r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर ये क्या है? 25 डिवाइडेड बाई 1 है, तो इधर आते से क्या हो जाएगा? 40 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 25, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? 25 डिवाइडेड बाई 40 इसकी पावर 25। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने कॉन्सेप्ट के अंदर आपको बताया था। कैसे? पहले 40 लिखो, फिर 12 टाइम अंडर रूट वाला बटन प्रेस करना। 1 40, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर -1, फिर डिवाइड जो पावर है 25 + 1, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1.1590 इज इक्वल टू 1 + r। तो ये क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 से 1 लेस हो जाएगा, तो 0.1590, या फिर r इज इक्वल टू क्या कह सकते हो? 15.90%। क्लियर है? तो इस तरीके से करोगे तो आपको आसानी होगी। तो ये इस तरीके से 15.89 और 15.90 सेम ही है, ठीक है। फ्रैक्शन की वजह से चेंज आ सकता है तो ये इस तरीके से करोगे तो आपको आसानी होगी। RBML इज प्रपोजिंग टू सेल 5-year बॉन्ड ऑफ ₹5,000 at 8% rate of interest per annum. The bond amount will be amortized equally over its life. Calculate the bond's present value for investor if he expected a minimum rate of return of 6%. वो कह रहा है कि इन्वेस्टर को कितना चाहिए? कम से कम 6% चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो क्या कह रहा है कि पेमेंट कैसे होगा? ब्याज तो देंगे जो देंगे, इंटरेस्ट तो देंगे जो देंगे, उसके अलावा
जो बॉन्ड का अमाउंट है वो भी 5 सालों में बराबर बराबर अमोटाइज होगा। मतलब क्या हुआ, आपने 5,000 का बॉन्ड है जो आज 0 के ईयर में इश्यू किया है, इसका पेमेंट वापस कैसे होगा, फर्स्ट ईयर के एंड पे भी होगा, सेकंड पे भी होगा, थर्ड पे भी होगा, फोर्थ पे भी होगा, फिफ्थ पे भी होगा, ठीक है। और इसकी जो फेस वैल्यू उसका रीपेमेंट कितना होगा साहब, तो 5,000 और वो 5 साल के अंदर इक्वली जाएगा। मतलब कि पहले साल में 1,000 रीपे कर दोगे, दूसरे साल में 1,000 रीपे कर दोगे, तीसरे साल में 1,000 रीपे कर दोगे, फोर्थ ईयर के एंड पे 1,000 और फिफ्थ ईयर के एंड पे 1,000। तो सर इंटरेस्ट भी तो हर साल अलग लगेगा। क्यों इंटरेस्ट अलग लगेगा, क्योंकि अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग है वो अलग अलग है। तो वो क्या कह रहे हैं कि इंटरेस्ट कितना देना है, 8% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। तो पहले 5,000 ड्यू है, तो 5,000 पे 8% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 400। अब फर्स्ट ईयर के एंड पे आपने क्या कर दिया, उसमें से 5,000 में से 1,000 जो है उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे कर दिया और इंटरेस्ट पे कर दिया। तो सेकंड ईयर के बिगनिंग में प्रिंसिपल अमाउंट कितना बचा, 4,000 बचा, ठीक है। सेकंड ईयर के बिगनिंग में प्रिंसिपल अमाउंट कितना बचा, 4,000। थर्ड ईयर के एंड पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना बचेगा, 3,000, क्योंकि 1,000 का फिर प्रिंसिपल दे देंगे। फिर ये 2,000 और फिफ्थ ईयर के बिगनिंग में, ठीक है। तो सेकंड ईयर के बिगनिंग में कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, 4,000। तो इस 4,000 पे कितना परसेंट मिलेगा, 8%, तो कितना हो जाएगा 320 रुपये। फिर 3,000 पे 8%, कितना 240 रुपये। फिर 2,000 पे 8%, कितना 160। और फिर 1,000 पे 8% कितना 80 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा। फर्स्ट ईयर के एंड पे टोटल पेमेंट कितना होगा, टोटल पेमेंट हो जाएगा 1,000, तो उसके प्रिंसिपल अमाउंट और 400 इंटरेस्ट का, तो 1,400। फिर 1,320, फिर 1,240, फिर 1,160, फिर 1,080। अब वो क्या कह रहा है कि साहब मेरे लिए जो इन्वेस्टर है ना, वो कह रहा है कि मेरे लिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, मैं इसके कितने पैसे देने के लिए तैयार हो जाऊँ। और उसने कहा कि मुझे 6% रिटर्न चाहिए। तब ने कहा कि भाई इतना मिलेगा, ये पैसा मिलेगा, फर्स्ट ईयर के एंड पे 1,400 मिलेगा, सेकंड ईयर के एंड पे 1,320 मिलेगा, थर्ड ईयर के एंड पे 1,240, फोर्थ पे 1,160, फिफ्थ ईयर पे 1,080। उसने कहा मुझे ऐसा मत बताओ, उसने कहा मुझे चाहिए 6% कम से कम रिटर्न, ठीक है। तो आप बताओ कि मैं कितना पैसा दे के इस बॉन्ड को ख़रीदूँ तो मैं नुकसान में नहीं हूँ, मतलब कि मैक्सिमम मैं कितना पैसा दे सकता हूँ। हमने कहा अच्छा 6% चाहिए आपको, उन्होंने कहा 6%। तो हमने कहा 6% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दो। उन्होंने कहा उससे क्या होगा, तो हमने कहा जो फ्यूचर में जितने जितने आउटफ्लो है उन सब का 6% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू, मतलब कि 6% की अर्निंग उसके अंदर होगी। समझ आ रही बात। तो हमने कहा कि प्रेजेंट वैल्यू एट 6%, चलो कैलकुलेट कर दो। 1.06 1,400, तो ये आ गया 1,320। 1,320 पे 2 बार करना है तो 1,174। 1,240 पे 1 2 3, तो ये हो गया 1,041। 1,160 पे 4 बार करना है, 1 2 3 4, 918। और 1,080 पे 1 2 3 4 5, 807। तो टोटल कितना हो गया 1,320 प्लस 1,174 प्लस 1,041 प्लस 918 प्लस 807। तो इसकी वैल्यू आ गई 5,260, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर दोगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दो। ये 1-2 रुपये FM के अंदर चेंज होता रहेगा, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आप जब इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो कुछ चेंजेस तो आ जाते हैं अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है। पॉइंटों के बाद कितना लेते हैं उस पर फ़र्क पड़ता है। इलस्ट्रेशन 6, XYZ लिमिटेड इशूड 2,010% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट ₹95 ईच, ठीक है। द कंपनी प्रपोजेज टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट द एंड ऑफ 10th ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर के अंदर क्या है, ब्याज कितना, सॉरी डिविडेंड कितना है 10, क्या 1 - T करेंगे क्या, नहीं। रिडम्पशन कितने पे कर रहे हैं 100, इश्यू कितने पे कर रहे हैं 95, कितने टाइम बाद में 10 साल बाद में। और एवरेज क्या है 100 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2, तो ये होगा 10 प्लस ये
5/10 मतलब कि 0.5 डिवाइडेड बाय 97.5, तो ये आपका कितना होगा 10.5 डिवाइडेड बाय 97.5, 10.5 डिवाइडेड बाय 97.5, तो ये आपका आ गया 10.77%। ठीक है, आसान से इक्वेशन था, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। XYZ कंपनी इश्यूज 2010% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट 95 ईच, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब क्या है, इरेडीमेबल है, तो इरेडीमेबल में तो और भी आसानी हो जाएगी। 10 रुपये का डिविडेंड है, 95 इश्यू प्राइस है, तो कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाय 95, 10.52%। ठीक है, इफ आर एनर्जी इज इशूइंग preferred stock of 100 per share with the standard dividend of ₹12 and a flotation cost of 3%, then calculate cost of preference share। वो क्या कह रहे हैं, डिविडेंड कितना देंगे साहब 12 देंगे। ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी 3%, मतलब इश्यू करेंगे तो 3% जो है 100 रुपये पे 3 रुपये क्या लग जाएंगे, कॉस्ट लग जाएगी। तो आपको अल्टीमेटली नेट प्रोसीड कितना होगा 12 डिवाइडेड बाई 100 लेंगे, लेकिन उसमें से 3 रुपये की कॉस्ट चली जाएगी, तो मतलब 12 रुपये लगेंगे, 97 रुपये आएंगे। तो 12 डिवाइडेड बाई 97 कितना हो गया 12.37%। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे आते हैं। ए कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर लास्ट ईयर एंड इज एक्सपेक्टेड टू grow at 10% next year, calculate the cost of equity if the market price is of share is ₹55। अब डिविडेंड जो है उस वाली अप्रोच से करना, डिविडेंड अप्रोच से, तो उस केस के अंदर क्या है, कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर लास्ट ईयर। ठीक है, अपने को क्या चाहिए D1, ठीक है, और क्या चाहिए P0, और क्या चाहिए अपने को ग्रोथ रेट चाहिए। तो वो क्या कह रहा है, पिछले साल हमने कितना डिविडेंड दिया था 1 साल, मतलब D0 कितना है 1, D0 कितना है 1। ठीक है, तो D1 कितना हो जाएगा 1 + 10%, क्योंकि अगले साल 10% ग्रोथ होगी, मतलब कि कितना 1 + 10%, कितना होगा 1.1। P0 आज की वैल्यू क्या है उसकी 55 रुपीज़, ग्रोथ रेट कितनी है 10% है। ठीक है, फिर फॉर्मूले में क्या करना है, वैल्यू ही रखनी है D1 अपॉन P0 + J। ठीक है, तो D1 कितना है 1.1 डिवाइडेड बाई P0 कितना है 55 और प्लस ग्रोथ रेट कितना है 0.10। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ समझिएगा, ग्रोथ रेट जो है वो कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। एक फॉर्मूला होता है ग्रोथ रेट के लिए, तो जिसे हम कहते हैं = B/R। बी क्या है रिटेंशन रेशियो और R क्या है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर, ये क्यों होता है, सपोज एक कंपनी ने 100 रुपये कमाए, जिसमें से उसने क्या कर दिया 40 रुपये तो उसने डिविडेंड के रूप में बांट दिए। तो जिस पे डिविडेंड के रूप में बांट दिया उसमें कुछ ग्रोथ होगी क्या, नहीं, वो तो बाहर गए। ठीक है, 60 रुपये कंपनी ने रोक के रखे। ठीक है, और इस 60 रुपये पे क्या कर रहा है वो, सपोज 10% रिटर्न कमा रहा है। ठीक है, 10% वो क्या करते हैं कमा के देते हैं। ठीक है, तो उस वजह से ये 60 रुपये पे कितना है 10% की कमाई होगी, तो टोटल कितना हो जाएगा 6.6 रुपीज़ है जो कमाई होगी। तो अगले साल की अर्निंग कितनी होगी 100 तो जो थे वो होंगे, उसके अलावा ये जो अर्निंग आपने बचाई उसकी वजह से आपकी अर्निंग में कितनी इंक्रीज हुई 6.6। समझ पा रहे हो बात, 100 रुपये उन्होंने कमाए, जिसमें से 40 रुपये तो उन्होंने डिविडेंड के रूप में बांट दिए और 60 रुपये उन्होंने क्या की रोक के रखे। इस 60% पे सपोज कंपनी की रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है, तो इस 60 रुपये पे कितना कमाएंगे 10%। तो पुरानी जो अर्निंग है वो तो होगी, उसके अलावा 60 रुपये इस साल रोके उस पर 10% के साथ 6.6 कमाएंगे, तो अगले साल जो अर्निंग है वो कितनी होगी आपकी 6.6 से बढ़ेगी। तो आपकी ग्रोथ कितनी होगी 6.6। तो इसको और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो वो कहते हैं कि आप क्या कर दीजिए रिटेंशन रेशियो रख दीजिए, पता कर लीजिए। तो हमने कहा रिटेंशन रेशियो है 60%, रिटेंशन रेशियो कितना है 60%, और उन्होंने कहा इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे
आपकी रेट ऑफ रिटर्न से। हमने कहा कि रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कितना 10% है, तो हमारा जो है कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 0.1, तो 6% आपकी ग्रोथ हो जाएगी। सॉरी 60 का 10% जो है वो 6 रुपये, ठीक है। तो कितना 6% की ग्रोथ होगी। सही है, 6% की ग्रोथ हो रही है, तो इस तरीके से ग्रोथ रेट को भी कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर है भाई? ये जो है ग्रोथ रेट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो समझ आ गया आपको, ठीक है। थोड़ा सा सेट के अंदर चेंज हो गया, वहाँ फुहारे लग गए खेत के अंदर, तो करते हैं कंटिन्यू। Illustration 10. Mr. Mehra had purchased a share of Alpha Limited for 1000. He received dividend for the period of 5 years at the rate of 10%. At the end of 5th year, he sold the share of Alpha Limited at 1128. You are required to compute the cost of equity as per realized yield approach. Realized yield मतलब जो फ्यूचर वैल्यू उन सबकी क्या करो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 पहले साल कितना मिला 10% के हिसाब से 1000 का 10% मतलब कि 100 रुपये, दूसरे साल 100 रुपये, तीसरे साल 100 रुपये, 4th ईयर 100, 5th ईयर 100 और उसके अलावा 1128। तो कितना मिल गया 100 100 100 100 एंड 1228, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू कितनी है उसकी 1000 है, तो आपको क्या करना होगा 1000 इज इक्वल टू मतलब वही IRR कैलकुलेट करनी है। अब क्या करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ IRR मतलब जैसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बराबर हो जाए। तो यहाँ पर आउटफ्लो कितना है 1000 है और ये सारे इनफ्लो है, ठीक है। तो IRR कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, वो तो अपन ने देख ही रखा है। 10% के हिसाब से पहले प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा और फिर उससे नहीं बैठे तो फिर और बढ़ा के कर लीजिएगा। कर लोगे ना क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। IRR अपन ने अच्छे से पढ़ रखा है तो ज़्यादा दिक्कत आपको आनी भी नहीं चाहिए। इलस्ट्रेशन 11, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ड्यूरिंग द डाटा यूजिंग रियलाइज यील्ड अप्रोच। अब अप्रोच तो यहाँ पे रियलाइज यील्ड जो है वही अप्रोच फॉलो करनी है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग का है। देखो ईयर 1 पे डिविडेंड मिलेगा आपको 9 रुपये, ठीक है, और प्राइस एट द बिगनिंग जो है वो कितना है 9.75। दूसरे साल में जो आपका डिविडेंड मिलेगा वो 1 मिलेगा, और दूसरे साल की शुरुआत में शेयर की वैल्यू है जो 9.75। फिर थर्ड ईयर का, और फिर ये थर्ड ईयर के दे रखे फोर्थ ईयर का, और फिर 5th ईयर का। अब यहाँ पर दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी कि हम किस तरीके से कैलकुलेट करें। सर क्या किस तरीके से कैलकुलेट करें कि भाई देखो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें तो किसकी करें, डिविडेंड की करें या अर्निंग की करें। तो डिविडेंड और अर्निंग जो है वो अर्निंग तो अलग अलग है। जैसे पहले साल के डिविडेंड है जो 1 है, ठीक है, फिर ये 0.9 से 9.75, तो टोटल पहले साल में अर्निंग कितनी होगी 1 और 0.75। समझ पा रहे बात? तो एक तो डिविडेंड के रूप में हो रही है और एक किसके रूप में हो रही है कैपिटल अप्रिसिएशन पे हो रही है, ठीक है। तो डिविडेंड कितना है पहले साल में 1 मिला, सेकंड और 9 रुपये से शेयर की वैल्यू कितनी होगी 9.75 मतलब कि 0.75 का कैपिटल अप्रिसिएशन। दूसरे साल में फिर डिविडेंड 1 और कैपिटल कितने से बढ़ गई है 9.75 से 11.25 हो गई, मतलब कैपिटल अप्रिसिएशन कितना बढ़ा है 1.5। फिर थर्ड ईयर के एंड तक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, फिर थर्ड ईयर पे डिविडेंड कितना मिला है थर्ड ईयर के एंड पे 1.2, और कैपिटल कितने से इंक्रीज हुई है कितना है थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर के बिगनिंग में कितना था 11.5 और फिर कितना हो गया 11, मतलब कि 0.5 कम हुआ है, ठीक है। फिर फोर्थ ईयर के अंदर बात करें तो फोर्थ ईयर के अंदर कितना मिला डिविडेंड 1.25, और फोर्थ ईयर के अंदर शेयर की वैल्यू जो कितने से इंक्रीज हो गई 11 से
10.60 मतलब कि वापस 0.4 से कम हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करें, किस तरीके से कैलकुलेट करें, तो या तो अपन इस तरीके से करेंगे भाई 1.75 फर्स्ट ईयर में अर्निंग हुई, सेकेंड ईयर में 2.5 हुई, थर्ड ईयर में कितनी हुई 1.2 माइनस 0.5, ठीक है, 0.7 और 1.25 माइनस 0.4, तो ये हो गया 0.85, ठीक है। और फिर इसकी क्या करें, रियलाइज जो है वो कैलकुलेट करें। शेयर के शुरुआत में दिए कितने थे, 9 रुपये दिए थे, ठीक है। तो इन सब के परसेंट वैल्यू कैलकुलेट करें। उसके अलावा अब यहाँ पर शेयर जो है वो सेल कब करेंगे, इन दिस क्वेश्चन वी विल फर्स्ट कैलकुलेट इट फॉर द लास्ट 4 ईयर एंड देन कैलकुलेट इट जियोमेट्रिकली। अब 5th ईयर का तो अपन यहाँ पर कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 5th ईयर के लिए तो अपने क्या चाहिए, 6th ईयर पे चाहिए। तो 6th ईयर में शेयर की वैल्यू चाहिए शुरुआत की, ठीक है। तो अपन ये मानेंगे कि भाई पहले साल के अंदर डिविडेंड मिला 1 रुपया, दूसरे साल में ये, ठीक है। और ये मानेंगे कि भाई 4th ईयर के एंड पे मतलब कि हमने क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया। तो सेल किया तो कितने पे करेंगे, 10.60, तो 0.85 प्लस 10.60, तो टोटल आपकी अर्निंग कितनी होगी, क्योंकि आप शेयर शुरुआत के अंदर 9 रुपये में खरीदा है, ठीक है। तो 9 रुपये का आउटफ्लो पहले साल में आपको मिला 1.75, ठीक है। सेकेंड ईयर पे आपको मिला 2.5, थर्ड ईयर पे आपको मिला 0.7 और 4th ईयर पे मिला 0.85 प्लस 10.60 11.45। और फिर इनकी क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फिर प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, सपोज 10% से करते हैं, ठीक है, या ऐसे देख लेते हैं, उससे अप्रोक्सीमेट करते हैं ताकि आपको 15% है तो लगभग 15 से ही करते हैं। तो 1.15 क्या हो रहा है मैं अभी बता दूंगा, आप चिंता में नहीं आए, ठीक है। ये पहले साल का 2.5, 1, 2 दूसरे साल का 0.7, 1, 2, 3 और 11.45, 1, 2, 3, 4, तो ये आ रहा है आपका 10.41, जबकि अपने को प्रेजेंट वैल्यू कितनी चाहिए, 9 चाहिए। तो अपन करते हैं 15% के हिसाब से, तो फिर 15 से नहीं बैठता है तो अपन 17 से करते हैं। तो 17 से करें तो 1.17 से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए सारों की, तो 1.75 और 2.5, 1, 2, एक सेकेंड, 1.17 से कर 1.17 से करते हैं 1.75 m प्लस 2.5 इक्वल टू m प्लस 0.7, 1, 2 m प्लस 11.45, 1, 2, 3 चौथा टाइम m प्लस, तो आ रहा है 9.86, ठीक है। तो मतलब कि 17% से भी नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर 20% लगभग से आएगा सर, लेकिन यहाँ आंसर जो है वो कितना है, 15% है। तो ऐसा क्यों हुआ, ये क्वेश्चन समझिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। तो ये ऐसा क्यों हुआ और क्यों यहाँ रियलाइज एल जो है वो इस तरीके से नहीं होगी, इसका कारण है आपको क्या है, जो शेयर जो है उसकी प्राइस कैसे दे रखी है, आपको हर साल की दे रखी है। तो आपको पहले क्या करना होगा, हर एक साल का अर्निंग निकालनी होगी, हर एक साल में कितनी हुई, ठीक है। फर्स्ट ईयर में कितनी हुई, सेकंड ईयर में कितनी हुई, थर्ड ईयर में कितनी हुई, फोर्थ ईयर में कितनी हुई। क्यों, क्योंकि सेकंड ईयर की अर्निंग जो फर्स्ट ईयर पर डिपेंड है और थर्ड ईयर की जो अर्निंग है वो सेकंड ईयर पर डिपेंड है। मतलब कैसे हुआ कि फर्स्ट ईयर पे जो अर्निंग होगी वो हम कितने पे कैलकुलेट करेंगे, 9 पे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन सेकंड ईयर की अर्निंग जो वो कितने पे कैलकुलेट करेंगे, 9.75 पे करेंगे। थर्ड ईयर की कितने पे करेंगे, 11.50 पे। बाकी नॉर्मली क्या होता है, शेयर की प्राइस जो वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो हम जो है जैसे 9 रुपये और फिर सिर्फ डिविडेंड दे रखा है, अर्निंग दे रखा है, तो हमारी हर साल की अर्निंग जो वो कितने पे कैलकुलेट करते हैं, 9 रुपये पे। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, सीधा इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है सेकेंड ईयर की अर्निंग किस पे डिपेंड करेगी, 9.7 पे, और थर्ड ईयर की किस पे करेगी, 11.5 पे, फोर्थ ईयर की किस पे करेगी, 11 पे, और फिफ्थ ईयर की किस पे करेगी, फिफ्थ ईयर की खैर कैलकुलेट करनी नहीं है, ठीक है। तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से हम इनको क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट भी कर लीजिएगा एक बार, आप वापस भी देख पाओ इसको, ठीक है। तो सर कैसे कैलकुलेट करें, तो हमें पहले फर्स्ट ईयर की अर्निंग कैलकुलेट करनी है।
अर्निंग या फिर KE ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर की जब कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या कहेंगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁻t। ठीक है, लेकिन यहाँ समझिएगा फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 9.75 और उसके अलावा 1 रुपये का शेयर। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू कितनी, 9.75 और 1 रुपये का डिविडेंड। तो फर्स्ट ईयर के एंड पे टोटल इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10.75 और आज उसकी वैल्यू कितनी है, 9 रुपये। समझ पा रहे हो, आज की उसकी वैल्यू फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, फर्स्ट ईयर के अंदर आज की वैल्यू कितनी है उसकी, 9 रुपये। ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड पे कितना हो जाएगा, 1 रुपये का डिविडेंड मिलेगा और 9.75 रुपये उसकी शेयर की वैल्यू हो जाएगी। तो फर्स्ट ईयर के एंड पे उसके टोटल मिला के 9 रुपये के बढ़ के कितने हो जाएंगे, 10.75 रुपये हो जाएंगे। तो फ्यूचर वैल्यू हो गई 10.75 और प्रेजेंट वैल्यू हो गई 9 रुपये। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो 1 + r⁻t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू क्या है, D1 + P1 अपॉन P0। सर ये क्या लिखा, ये D1 + P1 और ये अपॉन P0। ठीक है, अपन भी ऐसे ही करते, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ये फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू क्या है, P1 + D1। ठीक है, ये 10.75 और प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, P0। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करेंगे। तो कितना हो गया, 10.75 डिवाइडेड बाय 9, 10.75 डिवाइडेड बाय 9 कितना हो गया, 1.1944। वैसा सेकेंड ईयर का करेंगे तो हम P0 कितना है, 9.75 और P1 कितना हो जाएगा, P1 कितना हो जाएगा 11 सेकेंड ईयर में जब करेंगे तो थर्ड ईयर की शुरुआत की वैल्यू 11.50 और ये 1। फिर वापस क्या करेंगे 11.50, उससे नेक्स्ट ईयर के लिए 11.50 क्या बन जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू, और ये D1 और ये P1। फिर उससे नेक्स्ट ईयर के लिए ये P0, ये D1 और ये P1। इस तरीके से हम क्या करेंगे, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का और चौथे साल का हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि टोटल उनकी रिटर्न जो है वो कितनी है। और एक होता है मीन, जब आप कैलकुलेट करते हो तो सर अब तो हमें तो चाहिए कि KE चाहिए, अब आपने तो 4 KE कैलकुलेट करके दे दी, हमारे लिए कौन से काम की। तो अपन क्या करते हैं, अगर 2 एवरेज जो होते हैं वो कैसे कैलकुलेट होते हैं, एक तो होता है अर्थमेटिक एवरेज। अर्थमेटिक एवरेज क्या करता है, टोटल करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट कर दो। जैसे 5 है, 5, 6, 7 और 8, इनका अगर एवरेज करना है तो हम क्या करते हैं, 5 + 6 + 7 + 8 डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं। लेकिन अर्थमेटिक मीन कब कैलकुलेट होते हैं, जब ये क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, 5, 6, 7 और 8 ये क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। मतलब कि 5, 6 और यहाँ पर वापस 3 भी हो सकता है, इस 6 से इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। लेकिन यहाँ आपको पता है कि फर्स्ट ईयर की जो P1 है वही सेकंड ईयर की क्या है, P0 है। मतलब कि जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, पहली यूनिट पे फिर दूसरे का हो रहा है, फिर दूसरी यूनिट पे तीसरे का हो रहा है, फिर तीसरी यूनिट पे चौथे का हो रहा है। तो कंटिन्यूसली अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, जियोमेट्रिक मीन है जो यूज करते हैं। सर जियोमेट्रिक मीन कैसे यूज कैलकुलेट करते हैं, तो जो भी अमाउंट है, जैसे अगर 5, 6 और 3 और 8 है तो 5, 6, 3, 8, ठीक है, और जितने भी उन सब की 1 डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ यूनिट है, नंबर ऑफ यूनिट से हो जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हो आप। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जियोमेट्रिक मीन लगेगा। मतलब कैसे सर, 1.1944 मल्टीप्लाई बाय 1.2821 मल्टीप्लाई बाय 1.0609 मल्टीप्लाई बाय 1.0772 और इन सब का क्या कर देंगे, डिवाइड कैसे कर देंगे, सॉरी ऊपर पावर क्या लगा देंगे, 1 डिवाइडेड बाय जो भी जितने नंबर ऑफ यूनिट है, कितनी है, 1, 2, 3 और 4, तो डिवाइड बाय 4। फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1.1944 मल्टीप्लाई बाय 1.2821 मल्टीप्लाई बाय 1.1944 मल्टीप्लाई 1.2821 मल्टीप्लाई 1.0609 मल्टीप्लाई बाय 1.0772। इतना नहीं आना चाहिए यार, 1.1944 मल्टीप्लाई बाय
1.2821 मल्टीप्लाई बाय 1.0609 मल्टीप्लाई बाय 1.0772, ये हो गया 1.7500। इसकी पावर 1/4। 1/4 मतलब कैसे लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो 1.7500। तो ये क्या हो जाएगा, 2 बार अंडर रूट 4, मतलब पावर अगर 1/4 है तो डिवाइड बाय 2 बार अंडर रूट कर दो। अगर पावर 1/2 होता तो 1 बार करते, और 4 है तो 2 बार, 8 होती तो 1/8 होती तो 3 बार। ठीक है, तो यहाँ सीधा ही कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.15। तो कितना हो जाएगा 1.15, मतलब कि कितना हो गया 15% हो गया। ठीक है, 1 तो ये लेस हो जाएगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, और इस क्वेश्चन को एक बार आपको मैं खुद कहूँगा कि आप एक बार खुद से ट्राई करें। ठीक है, आपको एक बार अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग तरीके से होगा, तो इसको एक बार ज़रूर आप करें। क्लियर है। इलस्ट्रेशन 12, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ एच लिमिटेड हुज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू 10%। आरएफ जो है वो 10%, फर्म का बीटा जो है 1.75, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो इक्वल टू 15%। क्या कर दोगे, आरएफ प्लस बीटा आरएम माइनस आरएफ, तो ये तो वैल्यू ही रखनी है, बीटा आरएम माइनस आरएफ। क्लियर है। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी इज ₹10। एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 10, वाइल करंट मार्केट प्राइस इज ₹200 पर शेयर। मार्केट प्राइस है 200। कंपनी इज गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट एंड इज प्लानिंग टू फाइनेंस इट्स पार्शली बाय न्यू इश्यू एंड फाइनेंशियली पार्टली बाय रिटेन अर्निंग। अब वो पार्टली तो क्या करना चाहते हैं, नए शेयर से, और पार्टली जो वो रिटेन अर्निंग से। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर एज वेल एज कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इफ द इश्यू प्राइस विल बी ₹190 per share and flotation cost will be ₹5 per share. Dividend at the end of first year is expected to be ₹10 and growth rate will be 5%. तो के ई कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो के ई के लिए तो क्या है, D1/P0। ठीक है, लेकिन उसमें से कोई फ्लोटेशन कॉस्ट है तो वो लेस होगा। क्यों, क्योंकि वो उतना अपने को पैसा मिलेगा नहीं, उतनी कॉस्ट लग जाएगी। और प्लस क्या कर देंगे 0.05। तो ये क्या हो जाएगा, के ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D1 कितना है ₹10, P0 कितने पे 190 पे इश्यू होंगे, और ₹5 की कॉस्ट लग जाएगी। मतलब अल्टीमेटली अपने ये 190 में से 5 लेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ₹190 में इशू करेंगे लेकिन ₹5 अपनी कॉस्ट लग जाएगी। मतलब अल्टीमेटली ₹185 मिलेंगे, ₹185 पे ₹10 की कॉस्ट लगेगी, और जो हर साल 0.5 बढ़ेगी। और तो ये कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाय 185 प्लस 0.05, तो ये हो गया आपका 10.40%, 10.41%, 10.4। अब अगर पैसा रिटेन अर्निंग से लोगे तो क्या वहाँ इशू प्राइस होगी क्या, नहीं। समझ पा रहे हो, अगर रिटेन अर्निंग से लोगे तो फिर क्या वहाँ इशू प्राइस वगैरह कुछ होगा क्या, क्या ऐसा हो सकता है कि रिटेन अर्निंग जो है ₹100 की ₹90 पे इशू, नहीं, रिटेन अर्निंग तो अपने पास ही है। तो वहाँ पर किस हिसाब से होगा, फेस वैल्यू से होगा। ठीक है, क्या वहाँ कोई फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगी क्या, नहीं लगेगी। ठीक है, लेकिन कॉस्ट तो वहाँ पे वही जब वो डिविडेंड के हिसाब से, क्योंकि जो आप उनका पैसा रोक के रखोगे उस पर अगले साल आपको डिविडेंड तो देना ही पड़ेगा। तो वहाँ क्या हो जाएगा, D1 की जगह तो सेम रहेगा ₹10, लेकिन इश्यू प्राइस की जगह कितना आ जाएगा 200 प्लस 0.05। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना। क्लियर। अब एक ये भी होता है, कई बार हम क्या कर सकते हैं, के ई से के आर जब वो कैलकुलेट करें, के ई से क्या करें, के आर कैलकुलेट करें। मतलब के ई दे रखा और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के लिए कुछ भी नहीं दे रखा है। तो के ई और के आर का क्या रिलेशन है वो समझाने के लिए यहाँ पर दे रखा है। देखो, के ई -1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट की फ्लोटेशन कॉस्ट जितनी है भाई, अगर आपको नहीं दे रखा है कि के आर कितना है, कि कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कितना है, आपको सिर्फ के ई दे रखा है, फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी है, तो किस केस उस केस के अंदर कैसे कैलकुलेट करोगे कि के ई मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, और उसके अलावा 1 माइनस
पर्सनल टैक्स। वैसे ये है नहीं, क्वेश्चन नहीं है इसका पर्सनल टैक्स का, लेकिन ये फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला बना कैसे ये समझिएगा। सपोज कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो आपकी 16% है, ठीक है। तो रिटेन अर्निंग की कॉस्ट क्या होगी, और फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो 2% है, ठीक है। तो आपकी रिटेन अर्निंग की कॉस्ट क्या होगी, आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी से तो इस केस के अंदर ये रिटेन अर्निंग की कॉस्ट जो है वो कम होगी। क्यों? क्योंकि अगर इक्विटी इश्यू करोगे तो उसमें 2% जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप रिटेन अर्निंग से पैसा लेते हो तो उस केस में ये 2% नहीं जाएंगे। समझ पा रहे हो बात? तो उस वजह से इस 2% का क्या मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जितनी है उसमें से वो अगर 100 रुपये पे लगती है तो ये कितने पे लगेगी, 0.98 पे, मतलब कि कितना हो जाएगा, 2% का फ़ायदा हो जाएगा। तो R इजिकल टू क्या कह सकते हैं, 16 जो % है उसमें से 1 माइनस 0.02। तो हम क्या कह सकते हैं 1 माइनस 0.02। तो हम क्या कह सकते हैं 16 इंटू 0.98, 16 इंटू 0.98 कितना, 15.68। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अगर आप इक्विटी इश्यू करोगे तो इक्विटी 100 पे इश्यू होगा, ठीक है। तो उसमें से 2 रुपये फ्लोटेशन कॉस्ट के मिल जाएंगे, चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपके पास पैसा कितना आएगा, 98। लेकिन रिटेन अर्निंग में कितना आएगा, 100 आएगा। समझ पा रहे हो? तो रिटेन अर्निंग क्या होगी, पैसा ज़्यादा आएगा, कॉस्ट तो दोनों में सेम ही लग रही है, यहाँ पैसा ज़्यादा आएगा भाई। अल्टीमेटली तो क्या कर रहे हो, D1 अपॉन P0 कर रहे हो, ठीक है। अगर D1 10 रुपये, यहाँ पर P0 100 है, तो यहाँ कितना होगा, 10 रुपये। रिटेन अर्निंग में अगर 10 रुपये डिवाइडेड बाय 100 है तो इक्विटी में कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 98 हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात? क्यों? क्योंकि 2 रुपये फ्लोटेशन कॉस्ट में चले जाएंगे। तो वहाँ कितना होगा, 10 रुपये होगा, तो यहाँ कितना होगा, 10 डिवाइडेड बाय 0.98, 10.20। तो इक्विटी में क्या हो जाएगी, कॉस्ट जो है वो कितनी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। समझ पा रहे हो बात? इक्विटी में क्या हो जाएगी, कॉस्ट जो है वो ज़्यादा लगेगी। सर ये क्या है टीपी पर्सनल टैक्स? अब देखो वैसे तो ये इसका लॉजिक जो है वो उन्होंने लिखा, उसके साथ साथ उन्होंने लिखा भी है, पर्सनल इनकम टैक्स मीन इनकम टैक्स पेबल ऑन डिविडेंड इनकम बाय इक्विटी शेयर होल्डर। वो कह रहा है कि अगर डिविडेंड दिया जाएगा तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस शेयर होल्डर की पर्सनल इनकम में आ जाएगा, और पर्सनल इनकम हो जाएगा तो उसकी वजह से उसे क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो कंपनी अगर रिटेन करके रखेगी तो उस केस में क्योंकि शेयर होल्डर को दे नहीं रहे हैं तो वो उसको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, तो उस वजह से टैक्स का भी बेनिफिट होगा। तो रिटेन अर्निंग में उस वजह से भी कॉस्ट है जो कम होगी, जैसे फ्लोटेशन कॉस्ट है वैसे वैसे। लेकिन उसमें क्या है, ये कम यूज होता है। उसका कारण क्या है, करंटली डिविडेंड इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर, ठीक है, मना कर रखा है कि ये टैक्सेबल नहीं है। ओनली डिविडेंड रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ 10 लाख बाय इंडिविजुअल HUF और फॉर्म फॉर डोमेस्टिक कंपनीज टैक्स एट द रेट ऑफ 10%। अगर किसी को 10 लाख से ज़्यादा की अर्निंग हो तो उस केस के अंदर होता है। लेकिन आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि KR जो है वो क्या होगा, KE अगर है तो उसको 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट और 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको आप स्टार कर दीजिएगा और अपने समरी नोट्स के अंदर लिख दीजिएगा। क्लियर है? अब बाकी इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। ये 2 क्वेश्चन जो थे वो नए क्वेश्चन थे। ABC कंपनी, एक वैसे और आएगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। ABC कंपनी प्रोवाइड यू द फॉलोइंग डिटेल, D1 दे रखा है, P0 दे रखा है और G दे रखा है। तो अपने को D0 चाहिए या D1 चाहिए, तो D1 चाहिए। तो 4.19 है, ठीक है, और प्लस उसमें क्या होगा, 5% की ग्रोथ होगी। तो पहले साल के लास्ट पे कितना मिलेगा, 4.40, ठीक है, ठीक है। तो ये उस हिसाब से आगे कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन 15, RF दे रखा है, बीटा दे रखा है, RM माइनस RF दे रखा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सिर्फ फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे KO, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल, ठीक है। तो ये 2 चीज़ों से हो सकता है, या तो बुक वैल्यू वेट लिया जा सकता है या मार्केट वैल्यू वेट लिया जा सकता है। कैसे होगा, देखो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ कंपनीज 10.41%, KE कितना है 10.41%, वाइल कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज 10%, KR जो है वो कितना है 10% है।
देयर आर 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एंड रिटेन अर्निंग ऑफ 15 लाख। जो इक्विटी शेयर है उनकी बुक वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू, इक्विटी शेयर कैपिटल की 50,000 इंटू 10 कितना 5 लाख है, ठीक है, और मार्केट वैल्यू उनकी कितनी है 15 लाख है। देयर आर रिटेन अर्निंग कितने की है 15 लाख की। मार्केट प्राइस पर शेयर इज ₹50, मार्केट प्राइस जो वो एक शेयर की 50 है, तो मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी 50,000 इंटू 50, मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी इनकी 25 लाख, ठीक है। ठीक है, कैलकुलेट WACC मार्केट वैल्यू एट इफ देयर इज नो अदर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, वो कह रहा और कोई भी नहीं। तो रिटेन अर्निंग की मार्केट वैल्यू क्या होगी, रिटेन अर्निंग की हमेशा ध्यान रखना जो बुक वैल्यू होगी वही मार्केट वैल्यू होगा, उनके अंदर कोई चेंज होगा नहीं। तो ये कितना हो गया 15 लाख, क्लियर है। अब सर कैसे कैलकुलेट करें, तो देखो KE इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस KR इंटू वेट ऑफ R। वैसे तो KD इंटू वेट ऑफ D भी होता है, लेकिन वो कह रहा है ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर पता करना है कि WACC किसके वेट के हिसाब से करना है, मार्केट वैल्यू वेट के हिसाब से करना है। तो 25 लाख और 15 कितना हो गया 40 लाख। तो हम क्या कहेंगे कि भाई 10.41% जो है वो हमारा लगता है, उसका वेट कितना है 25 लाख है, ठीक है, कितने में से 40 लाख में से। और KR जो है वो हमारा कितना है 10% है, और जिसका वेट कितना है 15 लाख है, कितने में से 40 लाख में से। तो ये इनका वेट करके अपन ने क्या कर दिया, इस तरीके से करोगे तो आपको ये 10.10 मिल जाएगा। कैलकुलेट WACC यूजिंग द फॉलोइंग डाटा, यहाँ पर बुक वैल्यू वेट से भी करना है और मार्केट वैल्यू वेट से भी करना है, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी इस तरीके से दे रखा है, डिबेंचर दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर दे रखा है, इक्विटी शेयर। मार्केट प्राइस ऑफ दीज सिक्योरिटीज आर इस तरीके से, डिबेंचर जो है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी 105 पर शेयर, तो यहीं पर साथ में मार्केट वैल्यू लिख देते हैं 105, मतलब कि 5 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू 105, इसकी मार्केट वैल्यू 5,25,000। प्रेफरेंस शेयर 110, तो ये हो गया इसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू 5,50,000, ठीक है। और इक्विटी शेयर 24 का है, 10 लाख के टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल है, 1/10 के हिसाब से, तो 1 लाख है और इंटू 24, तो इनकी वैल्यू कितनी 24 लाख, क्लियर। तो ये कितना हो गया 24 लाख प्लस 5,50,000 प्लस 5,25,000, कितना हो गया 34,75,000, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अब आते हैं भाई एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आते हैं, चलो ठीक है। लेकिन उससे पहले अपन ने क्या कर चुके हैं, अपन बुक वैल्यू लिख चुके हैं उसकी और मार्केट वैल्यू लिख चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए, इनकी कॉस्ट चाहिए। कॉस्ट मतलब हमें चाहिए KD चाहिए सब, हमें KP चाहिए सब, और हमें KE चाहिए। ये 3 पता कर लें तो फिर हम आगे KO आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डिबेंचर की मार्केट वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और फिर उन्होंने क्या कहा ₹100 पर डिबेंचर रिडीमेबल एट पार। जो डिबेंचर है वो कितने पर रिडीम होगा, पार पे रिडीम होगा। 10% उसकी कूपन रेट है और 4% फ्लोटेशन कॉस्ट है और 10 ईयर मैच्योरिटी है। उसने कहा कि रिडम्पशन प्राइस जो है वो कितनी है 100 है, ठीक है। रेट कितना है 10% है, मतलब कि इंटरेस्ट कितना हो गया, कितने का 100 का है, मतलब कि 10 रुपये का इंटरेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ दिक्कत आएगी इश्यू प्राइस में, ठीक है। हम क्या लेते हैं, इश्यू प्राइस या नेट प्रोसीड लेते हैं। तो अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, मार्केट वैल्यू दे रखा है 105, और आपको क्या दे रखा है, एक तो क्या दे रखा है मार्केट वैल्यू दे रखा है आपको 105, और एक नेट प्रोसीड आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि 100 का है और उसमें से 4% का फ्लोटेशन कॉस्ट, तो कितना 96
6 मिलेगा। अब सर यहाँ पर कौन इस सिचुएशन में क्या करें, तो देखो अगर नेट प्रोसीड और दोनों दे रखे हैं तो पहला जो है हम किसको प्रेफर करेंगे, नेट प्रोसीड को, ठीक है। और उसके बाद में किसको करेंगे, नेट प्रोसीड नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू पे। लेकिन नेट प्रोसीड क्या होना चाहिए, आज का होना चाहिए। अगर पुराना नेट प्रोसीड है तो फिर काम करना ही। अब यहाँ जो ये नेट प्रोसीड कब का है, आज का, ये कोई पुराना दे रखा है क्या, नहीं, ठीक है। पीछे 1-2 क्वेश्चन किए थे जहाँ पर आपको नेट प्रोसीड पुराना दे रखा था कि 5 साल पहले इशू किया था और इतना इतना पैसा आया, तो वो आपके लिए काम करनी है। अगर आज का नेट प्रोसीड है तो फर्स्ट प्रायोरिटी नेट प्रोसीड को, फिर उसके बाद में मार्केट वैल्यू को। तो नेट प्रोसीड कितना हो जाएगा, 96। तो सर के डी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, हाँ जी, अब तो आराम से कैलकुलेट करेंगे भाई। कितना हो गया 10, टैक्स रेट कितना है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 50%, तो ये 1 माइनस 0.5 प्लस रिडम्पशन वैल्यू कितनी 100 माइनस इशू प्राइस 96 डिवाइडेड बाय कितने साल का, 10 ईयर मैच्योरिटी, और डिवाइडेड बाय 100 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये हो गया 5 रुपये, ये हो गया कितना 4 डिवाइडेड बाय 10, मतलब कि 0.4 और डिवाइडेड बाय 100 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि 98, तो 5.4 डिवाइडेड बाय 98, 5.51%, ठीक है। के डी मिल गई साहब 5.51%, ठीक है। अब बात करते हैं के पी की। ₹100 प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल एट पार, 5% कूपन रेट, 2% फ्लोटेशन कॉस्ट एंड 10 ईयर मैच्योरिटी, ठीक है। तो ये तो सेम ही हो गया, अब इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो रिडम्पशन प्राइस कितने का, 100 का, उसमें से 2 फ्लोटेशन कॉस्ट के चले जाते हैं, मतलब कि 98, ठीक है। और डिविडेंड कितना चला जाएगा, 5% कूपन रेट है, मतलब कि 5, ठीक है। और इशू प्राइस 98, ठीक है। और रिडीमेबल एट पार, तो रिडम्पशन वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, तो ये भी सेम ही है। तो ये इसकी तो मैं यहीं से वैल्यू बता देता हूँ, ये 5 और ये 2/10 और ये 198/2/2, ठीक है। इक्विटी शेयर इज ₹4 फ्लोटेशन कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस इज 24 पर शेयर। द नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज, अब यहाँ पर देखो यहाँ क्या दिया है, मार्केट प्राइस दे रखा है 24 और ₹4 फ्लोटेशन कॉस्ट। द नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज ₹1 एंड एनुअल ग्रोथ इज 5%। ये कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर के अंदर डिविडेंड कितना होगा, ₹1, मतलब D1 कितना दे दिया उन्होंने 1, ठीक है। ग्रोथ कितना कह रहा है 5%, ठीक है। और क्या चाहिए अपने को, P0 चाहिए। P0 में अपने को क्या दे रखा है, यहाँ पर मार्केट प्राइस दी है उसने, क्या दिए, मार्केट प्राइस, ठीक है। और उसके बाद अलावा क्या कहा उसने, उसमें से ₹4 क्या चले जाएंगे फ्लोटेशन कॉस्ट के, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, मार्केट प्राइस दे रखी है जो कि है 24, और फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी दे रखी है ₹4। और आपसे क्या पूछा है कि के ई पता कीजिए, तो कोई दिक्कत आएगी क्या भाई, के ई हो गया 1, P0 कितना है 24 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट ₹24 का है अगर, लेकिन शेयर आज ₹24 का इश्यू करोगे तो उसमें से ₹4 फ्लोटेशन कॉस्ट के चले जाएंगे, तो अल्टीमेटली ₹20 आएंगे, और प्लस 0.05। यहीं पर अगर के आर कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है 1/24 ही होता, समझ पा रहे हो आप, क्योंकि वहाँ पर ये फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो कंसिडर नहीं करते। तो ये हो गया आपका 1/20 प्लस 1/20 प्लस 0.05, ठीक है। तो ये हो गया 10%, ये कैलकुलेट कर दिया 10%। के पी कैलकुलेट कर दिया, के पी कितना था भाई 5.3%, के पी कितना था 5.3%। अब आपसे पूछा है कि के ओ कैलकुलेट करो, तो अब कोई दिक्कत आएगी क्या, बुक वैल्यू के हिसाब से वेट देखें तो कितना है 5 लाख का डिबेंचर है, कितने में से 20 लाख में से, तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख कितना 25% ये
25% ही है और 50% ही है। वैसे यहाँ वेट अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ कितना वेट आएगा, 5,25,000 प्लस 5,50,000 प्लस 24 लाख, अच्छा टोटल तो कर रखा था 34,75,000। 5,25,000 के डिबेंचर है, 5/25 के डिबेंचर है, कितने में से डिवाइड बाय 34,75,000, तो ये कितना है 15.10%। ये कितना है 5,50,550 डिवाइडेड बाय 34,75,000, 15.82%। और ये कितना है 24 लाख डिवाइडेड बाय 34,75,000, तो ये कितना है 69.06%। ठीक है, फिर ये वेट के हिसाब से कर लोगे क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बुक वैल्यू के हिसाब से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कर दो तो ये आ जाएगा क्यू, और यहाँ पर मार्केट वैल्यू में इनको मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर दो। क्लियर हो जाएगा। अब आगे तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? बुक वैल्यू के हिसाब से ये 0.25 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया और ये मार्केट वैल्यू में इनकी मार्केट वैल्यू का वेट लेके क्वेश्चन कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो इलस्ट्रेशन 18 है ये एक लास्ट है जो आपको थोड़ा समझना चाहिए क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा एक अलग पॉइंट है। ठीक है, समरी नोट्स साथ साथ में बनाते जाइएगा। मैं लास्ट के अंदर समरी नोट्स आपको प्रोवाइड कर भी दूंगा, ठीक है, जिसमें सारे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट कवर होंगे, लेकिन आप एक बार अपने हाथ से ट्राई ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ABC लिमिटेड एज फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जामिन विच इज कंसिडर्ड टू बी ऑप्टिमम एज ऑन 31 मार्च 2017। 14% डिवेंचर दे रखे हैं, 11% प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं और इक्विटी शेयर दे रखे हैं। द कंपनी हैज मार्केट प्राइस ऑफ ₹23.60। नेक्स्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर इज ₹50% ऑफ द 2017 EPS। 2017 का EPS दे रखा उन्होंने, तो 2018 का डिविडेंड वो क्या कह रहा है, 2017 की जो इनकम है उसका 50%, मतलब कि 2.36 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 1.18। द फॉलोइंग इज द ट्रेंड ऑफ EPS फॉर द लास्ट 10 ईयर। लास्ट 10 ईयर का ये EPS है। देखो EPS में क्या हो रहा है, 1 से 1.10 फिर 1.10 से 1.21, आपको सीधा सही पता चल रहा है हर साल ग्रोथ कितनी 10% है। चेक कर लीजिए, कंटिन्यू कर लीजिएगा। जैसे ये 1.95 डिवाइडेड बाय 1.1 करो तो ये कितना 1.77, मतलब कि 10% जो वो कंटिन्यू है। तो यहाँ से पता चल गया कि ग्रोथ रेट कितनी है 10% है। ठीक है, D1 भी पता चल चुका है। कंपनी इशू न्यू डिवेंचर कैरिंग 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिवेंचर इज 96। ठीक है, अब यहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट और इश्यू प्राइस नहीं दे रखी है तो फिर अपन क्या करेंगे, इसको मार्केट प्राइस को यूज करें। प्रेफरेंस शेयर 9.2 विद एनुअल डिविडेंड ऑफ 1.1 पर शेयर पर आल्सो बी इशूड द कंपनी इज इन 50% टैक्स बकेट। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कितने का है 9.2 का और एनुअल डिविडेंड है 1.1, और रिडम्पशन के बारे में दे नहीं रखा है क्योंकि रिडम्पशन के बारे में नंबर ऑफ ईयर भी चाहिए और रिडम्पशन प्राइस भी चाहिए, तो अपन इररिडीमेबल मानेंगे और कोई दिक्कत और कोई अपने पास ऑप्शन है नहीं। कैलकुलेट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ न्यू डेप्ट, कॉस्ट ऑफ न्यू प्रेफरेंस शेयर और न्यू इक्विटी शेयर अज्यूमिंग न्यू इक्विटी फ्रॉम रिटेन अर्निंग। वो कह रहा है कि आपको क्या करना है, डेप्ट का पता करना है, प्रेफरेंस शेयर का पता करना है और रिटेन अर्निंग की कॉस्ट पता करनी है। ठीक है, तो ये तीनों तो आराम से कर ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। डिविडेंड के उसके लिए के लिए D1 दे रखा है, ग्रोथ दे रखा है और शेयर की आज की वैल्यू दे रखी है, तो ये तीनों तो आप कैलकुलेट कर ही लीजिएगा। ठीक है, ये 8.33 हो गया, ये 1.12 हो गया और ये 15% हो गया। क्लियर है, तो ये चीज़ तो आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ तक तो पुराना जो है वो आपका कंटिन्यू कर रहा 12% और 15%, यहाँ तक तो कोई नया पॉइंट है नहीं। ठीक है, कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन नो शेयर आर इश्यूड। यहाँ समझिएगा, वो कह रहा है आपको क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना। अब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल
ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन कंपनीज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब कंपनी के हिसाब से उसके लिए सबसे जो बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर है उस टाइम अगर हम आपकी टोटल के ओ कैलकुलेट करें तो वो क्या कहलाती है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अपने को पता है कि भाई ये कितना है, के डी जो है वो 8% है, के पी 12% है और के ई 15% है। ठीक है, और हमारा जो क्या ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें क्या है कि के डी का वेट कितना है, के डी का वेट कितना है, तो 30,000 है कितने में से, 2 लाख में से, तो कितना हो गया 15%। ठीक है, 0.15 ये हो गया। 10,000 है कितने में से, 2 लाख में से, तो ये कितना हो गया 0.05 5%। ठीक है, और 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख कितना हो गया 0.8%। ठीक है, ये तो हो गया उनका वेट, और वो भी कौन सा, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है, समझ पा रहे हो, विच इज ऑप्टिमम है जोन। तो इस ऑप्टिमम वाले वेट के हिसाब से जो ऑप्टिमम वाला कैपिटल स्ट्रक्चर उसका वेट लेके अगर आप के ओ कैलकुलेट करते हो, उसके हिसाब से अगर आप के ओ कैलकुलेट करते हो तो वो क्या कहलाएगा आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो के डी कितना है 8.33, के पी कितना है 12 है, और के ई कितना है, के ई कितना था भाई 15, ये कितना है 15। तो इसके हिसाब से ये कितना हो गया 8.33 मल्टीप्लाई बाय 0.15 कितना 1. सॉरी इसको भी रेट में ही करते हैं, सॉरी आगे लिख देते हैं 8.33% मतलब 0.0833 0.12 0.15। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर वेट कैलकुलेट करें अपन तो कितना कितना आ जाएगा 0.15 इंटू 0.0833, तो ये हो गया 0.01249, 0.12 इंटू 0.05, तो ये हो गया 0.006, 0.15 इंटू 0.8, तो ये हो गया 0.12, तो ये इनका टोटल हो गया 0.12 प्लस 0.006 प्लस 0.01249। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर, 13.849%। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ। सर ये तो केओ के जैसा कैलकुलेट किया, हाँ केओ के जैसा केओ कैसे कैलकुलेट करते हैं, बुक वैल्यू से कर सकते हैं, मार्केट वैल्यू से कर सकते हैं, और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कि जहाँ उनको लगता है कि सबसे सही है कैपिटल स्ट्रक्चर उस वेट के हिसाब से अगर करें तो वो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सर इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिक्कत वाली बात उससे नेक्स्ट वाले पॉइंट पे और उससे नेक्स्ट वाले पॉइंट, डिटरमाइन द अमाउंट दैट कैन बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर ऑर्डिनरी शेयर मस्ट बी सोल्ड assuming that the retained earning for the next year investment are 50% of 2017। अब यही समझिएगा, वो कह रहा है कि अगर रिटेन अर्निंग है नेक्स्ट ईयर के अंदर 2017 की जितनी कमाई है, 2017 की टोटल कमाई कितनी है, एक शेयर पे हमने कितना कमाया 2.36 और नंबर ऑफ शेयर कितने 10,000 है, तो हमने टोटल 2017 में कितने कमाए 2.36 इंटू 10,000, तो कितने कमाए 23,600। उस 23,600 में से वो क्या कह रहा है कि 50% हम क्या करेंगे रिटेन करेंगे इंटू 0.5, तो कितना 11,800। अब देखो, अब अगर सपोज यहाँ पर आप क्या कर दोगे 11,800 कर दोगे तो आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर रहेगा क्या ये 80% रहेगा क्या, नहीं। फिर ये टोटल कितनी हो जाएगी 2,11,800। ठीक है, तो ए का ऑप्शन डिबेंचर का कितना हो जाएगा प्रोपोर्शन
30,000 डिवाइडेड बाय 211,800, तो उसका कितना हो जाएगा 0.1416% हो जाएगा। हमें तो कितना चाहिए, के डी कितना होना चाहिए 15% होना चाहिए। हमारा स्टैंडर्ड वेट तो क्या है कि ये कितना होना चाहिए 15%, ये कितना होना चाहिए 5% और ये कितना होना चाहिए 80%। अब समझिए क्वेश्चन, डिटरमाइन द अमाउंट दैट कैन बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर मस्ट बी सोल्ड। वो कह रहा है अब रिटेन अर्निंग आ गई है, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि हम कितना पैसा और ला सकते हैं जब तक हमें इक्विटी और इशू करने की जरूरत नहीं है। अज्यूमिंग दैट द रिटेन अर्निंग फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑफ द इन्वेस्टमेंट ये है, तो अब यहाँ पर कितना आया 11,800, तो आपको पता है कि ये कितने के बराबर है 80 के बराबर है, 80 के बराबर है, और ये दोनों मिला के कितने के बराबर है 20 के बराबर है। तो इन दोनों में कितना पैसा और ला सकते हो 11,800 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाय 20, तो इन दोनों मिला के आप टोटल पैसा कितना ला सकते हो 2950, 2950 रुपये आप इन दोनों में मिला के ला सकते हो। अब वो लाना पड़ेगा, जब तक लाओगे तब तक आपका स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन है जो मतलब मेंटेन कर सकते हो। अब अगर इससे ज़्यादा पैसा लेके आओगे तो फिर वापस क्या हो जाएंगे, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर है जो ज़्यादा हो जाएंगे, उनका वेट है जो ज़्यादा हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम नए इक्विटी शेयर इशू नहीं करें और उसके अलावा पैसा लेके आए तो टोटल पैसा कितना ला सकते हैं, तो 11,800 ये और 2950 ये, तो कितना हो गया 2950 प्लस 11,800, तो टोटल कितना पैसा ला सकते हो 14,750, ठीक है। ये तो हुआ यहाँ तक का बात। और अगर आपको सीधा पता करना है तो क्या कर दो कि भाई 11,800 आने वाले अर्निंग के अंदर इक्विटी के अंदर जो कितने परसेंट है 80% है, तो 100% तक मतलब कि कितना पैसा और ला सकते हो 11,800 डिवाइडेड बाई 80, 80 के बराबर है तो 100 के बराबर कितना पैसा ला सकते हो 14,750। तो ये पॉइंट आपको एक समझने का, और उसके अलावा एक पॉइंट आपको ये डी भी समझने का, ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। क्या है, कंप्यूट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन फंड एक्सीड द अमाउंट कैलकुलेटेड इन सी अज्यूमिंग न्यू इक्विटी इज इशूड एट 20%। वो कह रहा है अगर हमने इससे ज़्यादा पैसा लेके आ गए, ठीक है, तो फिर हमारा जो कॉस्ट है मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट कीजिए। अगर नया शेयर जो हम कितने पे इशू कर सकते हैं 20 पे इशू कर सकते हैं, तो पहले कितने पे था उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी, हमने कितने के हिसाब से कैलकुलेट किया था 23.60। वो कह रहा है अब अगर इससे ज़्यादा पैसा लेके आएंगे तो फिर मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी शेयर की 20। तो उस केस में डिविडेंड कितना था, D1 में तो कोई चेंज आएगा क्या, नहीं, 1.18 डिवाइडेड बाई P0 कितना हो जाएगा, वो कह रहा है 20, और ग्रोथ रेट 0.05 की 0.5, तो 1.18 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 0.05, तो ये कितना हो जाएगा 10.90, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टैंडर्ड जो प्रोपोर्शन है वो तो सेम ही रह रहा है 5%, 15%, 5% और 80%, 80%, लेकिन वो कह रहा है कि अब अगर हम नया शेयर इशू करते हैं तो 20 पर शेयर के हिसाब से इशू होगा, तो 20 पर शेयर के हिसाब से होगा, मतलब कि हमारा क्या हो जाएगा चेंज हो गया 10.90। तो अब हमें क्या करना है 10.90 के हिसाब से वापस कैलकुलेट करना है, एक सेकंड, 10.90 के हिसाब से या 1.1 डिवाइडेड बाई 20, 1.18 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 1.18 डिवाइडेड बाई 20। ओह, ग्रोथ रेट 10% थी क्या, ग्रोथ रेट 10% थी, सॉरी, ग्रोथ रेट 10% है, तो ये कितना हो जाएगा 1.18 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 0.1, तो 0.159, तो नई आपकी के कितनी हो जाएगी 0.159, ठीक है। बाकी तो ये दोनों तो सेम ही है और प्रोपोर्शन जो वो सेम ही, ठीक है। तो पूरा चैप्टर करने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 18 आपको वापस एक बार हाथ से करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर एक और कौन सा बताया था मैंने, 9 था शायद, एक ये नया फॉर्मूला देखा था, 9th क्वेश्चन था शायद, नहीं 9th नहीं था, 11th, ये एक 11th और ये जो है हाथ से कीजिएगा। फिर लास्ट बार बता देता हूँ, दो नए कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर सीखे। एक तो हमने ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं B/R, वो हमने क्यों इस तरीके का फॉर्मूला क्यों करते हैं वो आप मैंने पता किया। 3 कॉन्सेप्ट एक्चुअल में नए, एक तो
ग्रोथ रेट इज इक्वल टू क्या होता है, बी मल्टीप्लाई बाई आर, ठीक है। और एक हमने क्या कहा, के ई से अगर के आर कैलकुलेट करते हैं तो के इंटू 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट कर दो और 1 माइनस अगर पर्सनल टैक्स है तो वो कर दो, तो भी आप के आर है जो उस पर पहुँच सकते हो। और एक आपने क्या कहा, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, तो ये क्या है, ये है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ई है, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम होगा। यहाँ भी के ओ कैलकुलेट करना है, लेकिन कैसे, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर पे करना है। तो उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नई इक्विटी के अलावा कितना पैसा और लिया जा सकता है, और स्पेसिफिक ऐसे तरीके से पूछते हैं। तो फिर आपकी रिटेन अर्निंग का कितना पैसा बढ़ रहा है डिवाइडेड बाय वेट ऑफ इक्विटी कर दो, क्योंकि इतना वो अगर 80% के बराबर है तो 100% बराबर कितना होगा। और एक और है कि उसके बाद में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नए शेयर इस तरीके से होंगे तो उसमें शेयर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो के ई चेंज हो जाएगी, तो उस हिसाब से आपको वापस मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी पूछा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, चैनल ग्रो होगा उतना मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज़्यादा टाइम डिवोट करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।